A very warm welcome to today's session of political parties. This is the very first session of this chapter with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. Staying home, staying safe, having a blast and a great beginning to the year. तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर और आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में बच्चे हमने इसका आउटलाइन ऑलरेडी कर लिया है। आउटलाइन में बहुत सारी चीजें जैसे कि टर्म्स थे, पार्टिजनशिप्स एंड ऑल, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द आउटलाइन सेशन, प्लीज मेक श्योर टू गो बैक एंड वॉच दैट सेशन. A lot of concepts, a lot of terminologies which you will come across, जिसमें हमारी नजर पड़ेगी, जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है चैप्टर में, हमने वो ऑलरेडी आउटलाइन में डिटेल में डिस्कस करके फिनिश किया है। इसीलिए थोड़ा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ट्राई एंड मेक श्योर कि आप वो चैप्टर, वो सेशन मिस ना करो। एक अच्छा बिगिनिंग हो जाता है, एक बेस सेट हो जाता है। दैट फंडामेंटल सेटिंग, सेटिंग ऑफ द फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल्स की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इंडिया तो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के अपने कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लोगों के चॉइस के इंसान को ही इलेक्ट करके वहां का गवर्न करने के लिए रूलर बना। ठीक है, अब बात ऐसी है कि ये कौन सा इंसान बनेगा, कहां से आएगा, इलेक्शन कैसे होंगे, ये समझने के लिए पॉलिटिकल पार्टी समझना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन लाएगी कि अगर इलेक्शन करना है तो उसके लिए पार्टी क्यों बनानी है, एम ही कर लो इलेक्शन। बहुत सही सवाल है, इसका जवाब अभी कुछ ही देर में हमें मिलने वाला है। सो इफ यू वांट टू फिगर आउट कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो बिना पार्टीज के भी हो सकते हैं, तो बस स्टे ट्यून्ड। हम करेंगे इंट्रोडक्शन, समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं वो, और क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी। क्योंकि अगेन एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर उनके बिना काम चल जाएगा तो क्यों नहीं चलाएं उनके बिना ये काम। देखते हैं, समझते हैं। बट बिफोर दैट हैव अ क्विक लुक अगेन। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है द टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स, द हेडिंग्स, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, द फंक्शंस एंड नेसेसिटीज। बुक के इन सारे टॉपिक्स को हम आज करने वाले हैं फिनिश और समझने वाले हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बिग क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि अगर हमने पार्टीज को एलिमिनेट कर दिया हमारे सिनारियो से इलेक्शंस के, तो क्या दुनिया नहीं चलेगी, तो क्या देश नहीं चलेगा। समझते हैं इसी चीज को। बट बिफोर दैट बच्चे, दुनिया और देश चलाने के पहले 3 जनवरी तक ये जो क्रिसमस का हमारे वेदांतु सांता क्लॉज ने दिया है एक तोहफा, इसको जल्दी से इस्तेमाल कर लीजिए। टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन जो है वेदांतु एट फेस्ट में 50% ऑफ पे हो जाएगी और ये ऑफ है अप टू 2000 रुपीज। कैन यू इमेजिन? ये सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी तक है। तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं एनरोल किया है तो प्लीज कर लो, एंक प्रो कोड लगा लेना और इससे ही मिलेगा पूरा पूरा डिस्काउंट। ये सिर्फ इस डेट तक है। आई एम कॉन्टिन्यूसली एम्फसाइजिंग, ताकि आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजाइजिंग, जो भी कुछ करना है इस तारीख तक कर लो। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो, लग रहा है नहीं मैम जाने दो, तो बच्चों एक गुड न्यूज ये है कि आप 1 महीने का, विच इज 30 डेज का ट्रायल पैक ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 650 रुपए में फॉर 10 स्टैंडर्ड। इजंट इट अमेजिंग? और अगर आप डाउट्स उसके साथ ऐप के साथ लेते हो तो आपको सिर्फ 850 रुपए में आ जाएगा ये मंथली सब्सक्रिप्शन। तो अगर मम्मी पापा नहीं माने, हमने खुद को फिगर आउट नहीं किया अभी तक, हमें खुद ही नहीं पता है, तो ट्रायल पैक ले लो। 1 महीने वेदांतों का हिस्सा बनने का, फैमिली का मौका भी मिलेगा, और पैसे जो आप सुपर चैट, इधर उधर चिप्स, फलाना ढिमकाना चीजों में लगाते हो, उस पॉकेट मनी से आपको मिल जाएगी पूरे 30 डेज की सब्सक्रिप्शन। हाउएवर जब आप खोलोगे वेबसाइट तो आपको 15 दिन दिखेगा, बट बच्चे जब आप एंक प्रो कोड लगाओगे तो 15 डेज चेंज हो जाएगा 30 में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये कुछ जानी पहचाने से चेहरे, कुछ जाने पहचाने से सिंबल्स हैं, इन्हीं को समझना है हमें इस चैप्टर में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ये पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ आप कह सकते हो नेशनल पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, नेशनल एंड रीजनल, और उनके सिंबल्स हैं। तो इनकी कहानी कहां से कैसे शुरू हुई उसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे मैं आपको कह रही थी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ वक्त में, लेट्स गो सम 8-10 years बैक, डिपेंडिंग अपॉन योर एज।
मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, कुछ आपकी उम्र होनी चाहिए 5 to 7 ईयर्स। अब 5 to 7 ईयर्स क्यों, इस वाले मेमोरी लेन में क्यों जा रहे हैं हम? इस मेमोरी लेन में हम जब वापस जाएंगे तो हमें ये याद आएगा, हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे। डेमोक्रेसी कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, इलेक्शंस कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, फेडरलिज्म कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, पावर शेयरिंग कोई आइडिया नहीं है क्या होता है। आधी से ज्यादा चीजें तो हमने अभी इस साल सीखी हैं। तो लोकतंत्र वगैरह शायद सुना होगा, डेमोक्रेसी सुना भी होगा, बट क्या होता है बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन ये जरूर जरूर आपने सुना होगा कि ये हमारे नेताजी हैं, ये हमारी पार्टी का सपोर्ट इस पार्टी को करना है। अभी तो ये पार्टी छाई हुई है। आई एम 110% श्योर, पेरेंट्स को बात करते हुए, इलेक्शंस अगर उस वक्त हुए होंगे आसपास, जब भी इस जोन में हो गए आप, 4 साल से 8 साल की उम्र में, 5 साल से 10 साल की उम्र में, जो भी आपका जोन रहा होगा, एक ना एक बार इस साल में इलेक्शंस हुए होंगे, या कि आपके स्टेट में, या फिर लोकसभा के इलेक्शंस 2010 के ले लो, ठीक है, एक्चुअली 2009, ठीक है। तो किसी भी चीज की बात कर लो आप, आपने सुना जरूर होगा। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ना एक ऐसा एलिमेंट है डेमोक्रेसी की कि अब दुनिया भर में छा रही है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल हिस्सा बनती जा रही है। डेमोक्रेसी एक आइडिया है, डेमोक्रेसी कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको आप देखते हो, छूते हो, महसूस करते हो, उसके साथ रहते हो। इट्स एन आइडियोलॉजी, जितने बेहतर तरीके से फॉलो होगी उतने बेहतर तरीके से चलेगा देश, और उतना ही ज्यादा डेमोक्रेटिक जो उसका एसेंस है और स्पिरिट है वो मेंटेन रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी उसी एसेंस और उसी स्पिरिट का एक बहुत बड़ा विजिबल फिजिकल हिस्सा है। क्योंकि ये फिजिकल है, इसके सिंबल्स है, लोग हैं, आप इन्हें देखते हो, आप इन्हें जानते हो। आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो ना हो, इनके बारे में अवेयरनेस जरूर रहती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस तरीके से पॉपुलर है और इलेक्शंस में लोगों की बिलीफ सिस्टम आज भी इंटैक्ट है। बच्चे, पिछले साल क्लास 9 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वहां पे हमने यही डिस्कस किया था इनफैक्ट कि किसी भी जगह पे, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी और इलेक्शंस कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं उसको मेजर कर पाने का एक सिंपल पैरामीटर होता है कि टर्नआउट इन इलेक्शंस कितने हैं, जो डिसीजन जो भी जीत रहा है वही फाइनल डिसीजन मेकर बन रहा है या नहीं, whoever is being elected by majority of the citizens, and after that क्या लोगों के अंदर अभी भी वो बिलीफ है कि अगर ये पार्टी काम नहीं की तो हम दोबारा वोट देंगे और दोबारा एक दूसरी पार्टी या दूसरे मेंबर को इलेक्ट करेंगे ताकि हमारे यहाँ चेंजेस आ सके। दैट शोज द बिलीफ इन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। और इंडिया में ये काफी हाई है हमारा टर्नआउट कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी पुअर एंड इलिटरेट पीपल, इज सुपर डुपर हाई, व्हिच इज सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग। इसीलिए जब आप किसी गांव में, किसी छोटे शहर में, किसी ऐसे एरिया में भी जाओगे जहां लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत अवेयर, बहुत एक्सपोजर वाले नहीं है, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दोज लिमिटेशंस, उनकी कोई ना कोई फेवरेट पार्टी, उनकी कोई ना कोई फेवरेट मेंबर जरूर होगा। उनको नहीं पता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनको नहीं पता है कि डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट टेक्निकल मतलब क्या होता है, हाउ इज एवरीथिंग सपोज्ड टू फंक्शन। पर उन्हें पता है कि हमारा नेता कैसा हो, जिसके भी जैसे जैसा हो, लेकिन वो पता है कैसा होगा और किस पार्टी से है, कौन सा सिंबल है, वो सब उन्हें पता होता है। Which makes it very evident for us the reach of the political parties and the popularity it has gained. पॉपुलैरिटी अपने आप नहीं आती है जब तक किसी चीज की जरूरत ना हो या वो चीज सक्सेसफुली रन ना कर रही हो। तो जब इतनी सारी बातें कर ली है हमने, तो अब ये बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। बच्चे, नाम से समझ आ रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है हमारे, ठीक है, और पार्टीज बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ये ग्रुप्स क्या करती हैं और कौन से लोग ये ग्रुप्स बनाते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके अपने ग्रुप का। आपका एक अपना फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, एक कोर ग्रुप होगा जिसमें कुछ लोग होंगे, कई बार 2 लोगों का ही ग्रुप होता है, ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ 2 लोग ही दोस्त होते हैं, कई बार 4-5 लोग दोस्त होते हैं और वो ग्रुप बिल्कुल टाइट इंटैक्ट है ना। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, दे आर वेल कनेक्टेड, उनका इंटरेक्शन और एंगेजमेंट बहुत सेम लेवल पे होता है, ऑल ऑफ देम काइंड ऑफ आर ऑन द सेम पेज इन लाइफ, सेम तरह के थॉट प्रोसेस, एक्शंस, रिएक्शंस, ओपिनियंस। और क्योंकि इतनी ज्यादा को रिलेटिव चीजें हैं, एक दूसरे से इतना रिलेटेड फील कराती हैं, तो उनकी बॉन्डिंग नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।
ये बहुत छोटे लेवल पे एक एग्जाम्पल था कि व्हेन यू थिंक अलाइक यू कम टुगेदर। पॉलिटिकल पार्टी एक इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लोगों के। अब ये लोग आखिर आकर एक ग्रुप क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट एंड व्हाई आर दे डूइंग इट। बच्चे, हमने देखा कि डेमोक्रेसी में सिंपल सी बात है, इलेक्शन जीतना है और पावर में आना है। तो अगर बात की जाए एम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर इफ आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, तो पर्पस तो बहुत सिंपल है। पर्पस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ इतना सा है कि साथ में सारे लोग आएंगे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे और जो भी जीतेगा उसे मिलेगा सारा पावर अपने जनता का टू मेक द पॉलिसीज एंड द लॉ, और फिर वो उनके बदले करेंगे गवर्नेंस इन द कंट्री बाय मेकिंग द पॉलिसीज एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये आखिर पावर में आएंगे कैसे, जब ये कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शंस को। पर ये इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, ये एक बंदा भी कर सकता है, पूरी पार्टी क्यों फॉर्म करनी है। पार्टी क्यों फॉर्म करनी है ये तुम समझेंगे कि अकेला अकेला बंदा क्यों नहीं करता है। दैट वाज द क्वेश्चन राइट इन द बिगिनिंग। ये पूरा सेशन इसी पे बेस्ड है। लेकिन ये जो लोग साथ आ रहे हैं, व्हाट इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर इज अनदर क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। व्हाट ब्रिंग्स देम टुगेदर इज द थॉट प्रोसेस। ये सारे लोग सेम चीजों पे अग्री करते हैं, सेम पॉलिसीज, सेम प्रोग्राम्स, कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए क्या अच्छा होगा उसे ही साथ मिलकर प्रमोट करते हैं फॉर द कलेक्टिव गुड, और फिर साथ में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में टू गेट पावर एंड देन गेट द होल्ड ऑन पावर इन टर्म्स ऑफ रूलिंग द गवर्नमेंट, रनिंग द गवर्नमेंट। बच्चे, जब आप ऐसे डाइवर्स सोसाइटी में रहते हो, अगर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है तो भी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट देन द अदर, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, which means naturally it is bound to happen कि हर एक इंसान के सोचने का तरीका, उसके एस्पिरेशंस, उसके एक्सप्लेनेशंस, हर एक चीज का परसेप्शन दूसरे इंसान से बहुत डिफरेंट होगा। दो भाई बहन, दो बहनें, सिस्टर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स जो सेम फैमिली, सेम कंडीशनिंग, सेम हर एक सिनेरियो में रहते हैं, वो भी अलग अलग निकलते हैं और अलग अलग पार्टीज अलग अलग चीजों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है। किसी को लगता है कि रिग्रेस हमें डेवलपमेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हमें टेक ज्यादा इंट्रोड्यूस करना होगा, एडटेक को आगे बढ़ाना होगा, उनके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन ये है। किसी के लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो सकता है कि भाई हमें कास्ट सिस्टम और ये कम्युनिज्म और ये रिलीजन और ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन है जो सोसाइटी को फ्रैगमेंट कर रहे हैं, हिस्सों में बांट रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन पे लीड कर रहे हैं, इनको हटा देना विल ऑलवेज हेल्प द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। Whereas there could be somebody else जो ये कहेगा कि इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करके साथ में लेकर चलना इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हमने देखा कि 3-4 तरह के व्यूज एंड ओपिनियंस आ गए। अब हर कोई सब चीजों से अग्री नहीं करता है, ऐसे और भी कई सारे हजारों ओपिनियंस हो सकते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, कंट्री को चलाना एक्चुअली क्या मीन करता है, किस चीज में क्या काम करेगा, वेरियस एक्सप्लेनेशंस, वेरियस ओपिनियंस, वेरियस परसेप्शंस। अब ये मैं सिर्फ एक फैमिली का एग्जांपल दे रही थी और ऐसी कई सारी फैमिलीज हमारी रहती हैं एक देश में, एक डिस्ट्रिक्ट में। आप समझ सकते हो कि कितने सारे ओपिनियंस यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्योंकि इतने डिफरेंशिएशन है ओपिनियंस में, तो जब ऐसे लोगों को चुनना है कि ऐसा इंसान जो उनके बदले गवर्नमेंट चलाए, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उस पार्टी से, वो उस मेंबर से एसोसिएट करे, रिलेट करे इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच। वो अग्री करे कि आप जो कह रहे हो मुझे ये पसंद है, मुझे यही सेम चीज लगती है, इसलिए आई वांट फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पावर इन द गवर्नमेंट। बट अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो मुझे वोट नहीं डालना है, सिंपल सी कहानी है। तो इसीलिए अलग अलग पार्टीज जो हैं वो सिमिलरली, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनकी प्रीडोमिनेंट आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज हैं, वो इन अलग अलग परसेप्शंस पे बनी हुई हैं। और जो भी इंसान इन रिस्पेक्टिव परसेप्शंस से रिलेट करता है वो आकर या तो उन्हें ज्वाइन करता है, या उन्हें फॉलो करता है, या उन्हें सपोर्ट करता है बाय गिविंग देम वोट्स। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी तरह की हैं और सबके पास कुछ नया है टू ऑफर टू द सिटीजंस। जिसे जो चाहिए वो उसके साथ चल देता है, सपोर्ट कर देता है। ठीक है। अब पार्टीज जो है बच्चे, वो एक बहुत फंडामेंटल, आप समझ सकते हो, ऐसा कह सकते हो, एलिमेंट है किसी भी सोसाइटी का। दे आर, यू कुड से, अ वेरी फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बोला, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस, ऐसे करके सारे लोग इकट्ठे साथ में आते हैं, एक अपना ग्रुप बनाते हैं।
नेचुरली जब ये ग्रुप बन रहा है तो ये ग्रुप बनाने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डिविजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी का एक हिस्सा ही है ना। इसे हम पार्टिजनशिप कहते हैं, यानी कि आप अगर जिस चीज से अग्री करते हो अंधाधुंध आप उसी चीज को फॉलो करोगे, उसी आइडियोलॉजीज को नो मैटर व्हाट एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लाउडेड कर देता है आपके बैलेंस्ड व्यू को। इसे ही पार्टिसन कहते हैं। और पार्टीज क्योंकि आर ऑल अबाउट दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हेंस विल नेचुरली इन्वॉल्व पार्टिसनशिप, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग सोच वाले कितने सारे लोग रहते हैं। तो बच्चे पार्टिसन का मतलब हमारा हो गया एक ऐसा इंसान जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप, आइडियोलॉजी से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट करता है और अग्री करता है, उसे पार्टिसन कहते हैं। और इस प्रैक्टिस को पार्टिसनशिप कहते हैं, जो मैंने आपको आउटलाइन वाले सेशन में और डिटेल में अच्छे से समझाया था। पार्टिसनशिप का मतलब यही है कि आपकी टेंडेंसी है कि आप जिस आइडियोलॉजी और फिलोसफी को मानते हो बस उसके तरफ आराम से स्वेड हो जाओगे, बाकी सारी एक्सप्लेनेशंस आपके लिए शायद दिमाग में शट डाउन हो जाएंगी और इसकी वजह से आप एक बैलेंस व्यू नहीं ले पाते हो। बट पॉलिटिकल पार्टी तो यही करती है ना, जो भी जिसके भी सपोर्टर्स हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं, आज के डेट में भी पार्टी ए बी सी डी, आप उनसे बात करोगे तो जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके आइडियोलॉजी को ही कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लेन करते रहेंगे, नो मैटर हाउ मेनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यू आर गिविंग। दैट इज द पार्टिसनशिप व्हिच द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिजल्ट्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी में इसके एग्जिस्ट करने से ऐसी चीजें हो जाती हैं। Now we're going to move forward. Here we go. अब बच्चे पॉलिटिकल पार्टी अकेले मतलब ऐसे भीड़ आ गई और पार्टी बना के, ऐसा नहीं होता है। पार्टी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स होना जरूरी है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये एलिमेंट्स जितनी बड़ी पार्टी उतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, पर होंगे जरूर। एलिमेंट्स होते हैं लीडर जो सारे लोगों को, जब इतनी बड़ी भीड़ है तो उन्हें आगे रास्ता दिखाने वाला, उनका एक टॉर्च बेयरर जरूर होना चाहिए। दैट इज हाउ इट हैज ऑलवेज वर्क। चाहे पास्ट में जाकर देख लो या किसी भी दूसरे दुनिया की केस स्टडी को उठाकर देख लो, इवन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में हमें लीडर्स चाहिए थे, स्ट्रगल करने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो रास्ता दिखाने के लिए कोई एक इंसान चाहिए था, एज अ मेंटर, एज अ लीडर, एज अ टॉर्च बेयरर। वैसे ही हर एक पॉलिटिकल पार्टी को भी उनके आइडियोलॉजीज को लेकर कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या काम करना है, हमें चाहिए होते हैं लीडर्स। तो लीडर्स का काम यही होता है। अब लीडर्स क्यों लिखा है? छोटी पार्टी है तो शायद एक लीडर हो, दो लीडर हो, चार लोग हो, इतने में काम हो जाता है। जितनी बड़ी पार्टी उतने लीडर्स हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द रीच एंड रिक्वायरमेंट फॉर दैट पार्टी। बट लीडर होगा जरूर, एक या 100। फिर होते हैं एक्टिव मेंबर्स। बच्चे लीडर्स का काम है ये डिसाइड करना कि हमारी किस चीज पे फोकस रहेगी, चीजों को हाईलाइट करना, मुद्दे उठाना और उनको डिटरमाइन करना, लोगों को एक रास्ता दिखाना। लेकिन ये रास्ता देखने वाले लोग जो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं बाय बीइंग द एक्टिव मेंबर्स। पार्टी में इतने सारे लोग हैं, सारे लोग तो इलेक्शन में खड़े नहीं होते, तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग बाकी चीजों को फिनिश ऑफ करते हैं, जिससे वो अपने लीडर्स को इनेबल कर सके इलेक्शन में फुल फ्लेजेड अच्छी तैयारी के साथ खड़े होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड इफ पॉसिबल टू ऑल्सो विन द इलेक्शन। तो वो लोग हैं जो एक्टिवली हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, पार्टीज का, और पार्टी के साथ काम करते हैं। देन वी हैव द फॉलोअर्स। अब सारे लोग तो काम नहीं करेंगे ना, मुझे अगर XYZ पार्टी पसंद है तो मैं उसको यहाँ से सपोर्ट करूंगी, अपना वोट दूंगी, थोड़ा एक आध कुछ चीजें उनके बारे में बता दूंगी, कुछ उन्होंने अच्छा किया तो लोगों को अवेयर करा दूंगी। दैट इज व्हाट आई वुड डू। सो आई वुड फॉलो इट, आई वुड सपोर्ट इट। अदरवाइज अगर मेरे अंदर बहुत एंथुसियाज्म है तो आई विल गो एंड जॉइन द पार्टी एंड बिकम एन एक्टिव मेंबर, अगर मेरी लक अच्छी रही और या फिर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन रहा, यही अप्रोच रही, यही फोकस रहा, यही गोल रहा, तो आई विल प्रोबेबली आल्सो बिकम द लीडर, लीड द पीपल, गाइड देम थ्रू कि किस तरफ हमें जाना है, क्या करना है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव। इसीलिए ये 3 एलिमेंट्स हो जाते हैं बहुत बहुत जरूरी एंड इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब इतने इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि अगले साल से जेईई की तैयारी आप करोगे शुरू, फिर लगेगी कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, पहले से करना था। तो बच्चे पहले से ही कर लो शुरू, क्योंकि दृष्टि प्रोडिजी बैच जो 2024 के जेईई को टारगेट करेगी वो शुरू होने वाली है।
और हमारा एक बैच है एकलव्य, जहां पे आप देखोगे कि इतने सारे वेदर्स जिन्होंने कुल कर मचाया 11th-12th में, वो मोस्टली एकलव्य बैच के थे। इन बैच के जो मेंटर्स हैं वो भी सुपर स्पेशलाइज्ड, काफी फेमस, और क्या कहना, सबके फेवरेट मेंटर्स। ये आपको हेल्प करेंगे आपके अर्ली स्टार्ट में विद 11th। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड का अर्ली स्टार्ट करने में वो मेंटर करके, आपको सपोर्ट करके, जैसे कि फॉलोअर्स और एक्टिव मेंबर्स करते हैं, आपकी जेई प्रिपरेशन की जंप स्टार्ट कराई जाएगी। अब इसकी एनरोलमेंट चालू हो गई है बच्चे। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे इस वीडियो के, तो वहां पे आपको एक फॉर्म का लिंक दिखेगा अगर आपको दृष्टि बैच ज्वाइन करना है तो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिखेगा, वो भी ज्वाइन करोगे तो सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो इफ यू डू वांट टू गेट एनरोल्ड इनटू दिस, आपको लगता है कि हाँ टर्म 2 के बाद भाई जेई की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, जहां भी अच्छे कॉलेजेस में जाना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, so Drishti Prodigy batch is the place for you. Get yourselves enrolled. एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी जब आप एनरोल करोगे एंड कोड से आपको मिलेगा अच्छा खासा सपोर्ट डिस्काउंट भी। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस की। हमें ये समझ आ गया कि हु आर दे, पॉलिटिकल पार्टीज कौन होती है, ठीक है, कौन होती है या क्या होती है। ठीक है, व्हाट और हु का जवाब हमें मिल गया है, मैं व्हाट भी लिख ही देती हूँ। ठीक है, लेकिन करते क्या है, अभी एक व्हाट हमें पता नहीं है। व्हाट डू दे डू, कौन है समझ आ गया, बट व्हाट नॉट सो क्लियर। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि फंक्शंस क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। बच्चे एक सिंपल सी बात आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, पर्पस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, उनका एजेंडा लाइफ में बहुत बहुत सिंपल होता है। उनका एजेंडा सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात होती है कि पार्टीज का काम है कि वो इलेक्शंस में खड़े हो, इलेक्शंस में खड़े होकर के पावर गेन करें और उसके बाद गवर्नमेंट को चलाएं। ये सिंपल सा फंडा है उनका। अब इस चीज को अचीव करने के लिए वो वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स का पालन करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द सोसाइटी, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट फंक्शन दैट यू विल टॉक अबाउट इज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। भाई उनका एजेंडा ही यही है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, पावर गेन करना है, लेकिन साल पूरी पार्टी तो कॉन्टेस्ट नहीं करती है इलेक्शन। कॉन्टेस्ट करने वाला इलेक्शन कौन होता है, वन मेंबर। अब बात ऐसी है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लास्ट ईयर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो एक मेंबर तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता है, लेकिन अलग अलग कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही पार्टी जाकर के पार्टिसिपेट कर रही होती है, यानी कि कई सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले जो मेंबर्स हैं, उनकी सिलेक्शन, कौन आखिर जाकर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ये कौन करता है। तो ये अलग अलग कंट्री में वेरी करती है और ये भी पार्टी का फंक्शन है। लेकिन पार्टी के कौन से हिस्से से ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ये देश टू देश, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी है XYZ, अगर ये पार्टी यूएस में है तो इसके सारे मेंबर्स मिलकर इंटरनली वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे कि कौन इनका कैंडिडेट होने वाला है बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी, कि ये इंसान काफी ज्यादा, सब पूरी सारे पार्टी मेंबर्स चाहते हैं कि ये खड़ा हो, उनको रिप्रेजेंट करे, तो ये इंसान ही हमारा कॉन्टेस्टेंट बनेगा। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर XYZ एक पार्टी है तो इसका कोई लीडर होगा। अब ये लीडर दो तरह का हो सकता है, एक ऐसा लीडर जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, या एक ऐसा लीडर जो सिर्फ पार्टी को संभालता है। ईदर वे, जो लीडर्स होते हैं वो सोच विचार करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आखिर इलेक्शंस में जाकर के कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस जो है, ये पहली चीज है इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द मेंबर्स, मेंबर्स को पिक करना। ठीक है, पिक करना ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की, क्योंकि इलेक्शंस में वो इंसान खड़ा हो रहा है, लोग उस इंसान को वोट करेंगे, भले उस पार्टी के बिहाफ पे करें, लेकिन भाई वो मेंबर कहाँ आएगा, किसकी शक्ल होगी, कौन वो इंसान बनेगा, ये अलग अलग तरीके से ये पार्टीज अलग अलग देशों में करती हैं डिसाइड। ठीक है, तो हमने देख लिया यूएस और इंडिया की कहानी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज बीइंग पुट फॉरवर्ड एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चे, रूलिंग पार्टी क्या होती है मैंने आपको बताया है आउटलाइन सेशन में। जो पार्टी, शॉर्ट में बता रही हूँ फिर से, जो पार्टीज मैक्सिमम वोट लेकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिनके पास अल्टीमेट पावर आ जाता है टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूटेड, उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। यानी कि जीत कर इलेक्शन, वो जो अल्टीमेट काम था पावर गेन करके सरकार चलाना, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है।
So government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. बच्चे हर एक पार्टी मैंने आपको बताया उसकी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, उसके अपने फिलोसफीज होती है, उन्हीं के ऊपर बेस वो अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं. मैनिफेस्टो इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस दैट यू मेक टू द सिटीजंस कि भैया अगर मुझ में पावर आ गया, अगर मुझे पावर दे दिया गया है, मैं अगर सरकार बनाऊं तो मैं और मेरी पार्टी और मेरे मेंबर्स मिलकर ये काम करेंगे. उसका पूरा पर्चा हमने आपको दे दिया है, आप जान लो. आपने देखा, आपको लगा कि ये सही आदमी है, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू हैपन इन आवर कंट्री, आई विल वोट फॉर दिस पर्सन. एंड सिमिलरली कई सारे लोग सोचेंगे और उनको वोट दे देंगे. तो यही उनका लाइन है, यही उनका लाइन ऑफ थॉट है, यही इनका प्रोजेक्शन है उनके आइडियाज का, जिसको जो किया जाता है सिटीजंस के सामने, जिसको लोग फॉलो करते हैं. और फिर इसी के बेसिस पे अगर वो इलेक्ट हो जाती है पार्टी, तो उसी के बेसिस पे उनके नए नए पॉलिसीज, लॉ मेकिंग होती है, जिसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम रूलिंग पार्टी की बात को ही मान रहे हैं? बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पार्टी अपना लिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस देती है. अब देखो, हम एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी का हिस्सा है. डाइवर्सिटी, यहाँ मैं कल्चरल वगैरह रीजनल के टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ. ह्यूमंस, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है. हमने एक एग्जाम्पल फैमिली वाला बिगिनिंग में ही चैप्टर के देख लिया था. अब जब एक फैमिली में ही 2-3 तरह के सोचने वाले लोग हैं, तो एक पूरी सोसाइटी में कितने सारे अलग अलग सोच वाले लोग होंगे. कई सारी सोच सेम होती है, कई सारे सोच मिलती जुलती होती हैं, कई सारे सोच बिल्कुल अपोजिट होती है. अब क्या होता है, इनमें से ही कुछ सोच वाले लोग आकर पार्टीज फॉर्म करते हैं. अब अगर मैंने बोला एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो एजुकेशन से रिलेटेड A to Z थिंग्स, ठीक है, कि वुमेन की प्रॉब्लम, वुमेन को एजुकेशन नहीं देना, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, जितने भी 50 चीजें हैं वो सब इस एक थॉट प्रोसेस में इंक्लूड हो जाता है. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं बच्चे, बेसिकली इनका पर्पस कैसे सर्व हो जाता है, डेमोक्रेसी में इतने सारे सोच वाले लोग जिनके ओपिनियंस कई सारे सिमिलर हैं, ये कहीं ना कहीं उन सिमिलर ओपिनियंस को कंसोलिडेट करती है, फॉर्मुलेट कर देती है, और इस सारी चीजों को ग्रुप करके टुगेदर एक सॉलिड स्टेटमेंट बनाती है कि हमारी पार्टी इस डायरेक्शन में चलेगी. अगर आपका ओपिनियन, आपकी डिमांड, आपका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कहीं भी उस डायरेक्शन से रिलेटेड है, आप उसके फेवर में आ जाते हो. और क्योंकि अगर हर एक इंसान की बात सुनी जाए तो गवर्नमेंट तो कभी भी फॉर्म नहीं होगा. इसीलिए हमें एक ब्लैंकेट ओपिनियन फॉर्म करना जो ज्यादा चंक्स में सिमिलर ओपिनियंस को कवर कर सके जरूरी है. और पॉलिटिकल पार्टीज इसी को आप समझो एक तरह से एड्रेस करती है, फुलफिल करती है. ठीक है, अब जब वो ये फुलफिल करती है, एक बड़ा ओपिनियन दे देती है, एक बड़ा आप कह सकते हो कि आइडियोलॉजी दे देती है, जो भी उससे एसोसिएट कर रहा है वो उस पार्टी को वोट करता है. जब वो उस पार्टी को वोट करता है तो वो आ जाती है रूलिंग में. अब जब वो रूलिंग में आ गई, मैक्सिमम लोगों की बात इस पार्टी के आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड थी, वो लोग रिलेट कर पा रहे थे. तो अब ये जिस भी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जीती है, वो उसके बेसिस पे अपने पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाएंगी और पूरी सरकार उसी हिसाब से चलेगी, क्योंकि लोगों ने इन्हीं पॉलिसीज को, इन्हीं आइडियाज को सुनकर इस पार्टी को दिया होगा वोट. इसीलिए उसे फॉलो करना जरूरी है. तो अब कैसे करेगी और किसकी बात मानी जाएगी, हमने समझ लिया. जब बात मानी जाएगी तो बनेंगे लॉज. अब आप सोचोगे मैम लॉज के सिर्फ रूलिंग पार्टी अकेले बना रही है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अकेले बना रही है? बिल्कुल भी नहीं. लॉज बच्चे पूरा जो है लेजिस्लेचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब ये लेजिस्लेचर चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर आपका पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, जब भी हमें लॉज बनाना है, ये हर जगह से होकर गुजरेगा, अप्रूवल लेगा और तब जाकर लॉ बनेगा. तो आप सोचोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रही हैं. बच्चे अगर लोकसभा की बात की जाए, ठीक है, लोकसभा में हमारी है 543 सीट्स. अब 50% से ज्यादा या मेजॉरिटी सीट्स को एक पार्टी बनाएगी, तभी उसे यहाँ पे अपना रूलिंग पार्टी बनने का हिस्सा मिलेगा, या कोलिशन बनाएगी मैक्सिमम सीट्स. तो भाई अब जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, उसे कोई लॉ बनाना है, उसे लोकसभा की अप्रूवल चाहिए सारे मेंबर्स की. बट मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं, जो अभी पावर में हैं या जो किसी सीट को लेकर बैठे हैं, वो तो रूलिंग पार्टी के ही होंगे. वो मैक्सिमम कहाँ के होंगे? रूलिंग पार्टी के होंगे. तो अगर रूलिंग पार्टी के होंगे तो चाहे उनके इंडिविजुअल ओपिनियंस कुछ भी हो, वो पार्टी के ओपिनियन को सपोर्ट करेंगे. विच मीन्स कि जो भी पार्टी सजेस्ट करिए उसको मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा का सपोर्ट वैसे ही मिल जाएगा, तो वो लॉ कन्वर्शन में आसानी होगी.
इसीलिए मेकिंग लॉज में पार्टी का एसेंस जो है वो काफी जो इंपॉर्टेंस और इन्वॉल्वमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इट फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। भाई अल्टीमेट एजेंडा ही तो यही है ना। The ultimate agenda of the political parties existing is just simply to form and run the government। तो बच्चे गवर्नमेंट जो है वो क्या, मतलब जो पार्टी है वो क्या करती है, ये जो बड़ा सा एक पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन है या फिर जो आप कह सकते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब सरकार की है। हमने पिछले साल वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 2 एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव्स हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, और हमने पढ़ा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। हमारे जो ये नेता, ये जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, जो भी डिसीजन बनता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स उसका फर्दर इंप्लीमेंटेशन को करते हैं मॉनिटर। तो बच्चे जब लॉ बन गया है तो उसके एग्जीक्यूशन को करना, सरकार बन गई है, फॉर्म हो गई है, लेकिन रन करने में इस सारे लॉ मेकिंग, इन सारे पॉलिसी की एग्जीक्यूशन को काउंट किया जाता है। और ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टी और उसके मेंबर्स जो रूलिंग में है, उनके शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, ये उनके हिस्से का काम बन जाता है। फिर पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो भाई एक रूलिंग पार्टी के बारे में हमने देख लिया, रूलिंग पार्टी ये काम भी कर रही है, वो काम भी कर रही है, लेकिन उस दूसरी पार्टी का क्या, जो मेजॉरिटी तो नहीं हासिल कर पाई लेकिन काफी सारे वोट्स लेकर है वहां पे, उस पार्टी का क्या करेंगे। बच्चों उस पार्टी की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, मैंने आउटलाइन वाले सेशन में आपको बताया है। अगेन सेइंग, अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज देख लीजिएगा। अपोजिशन पार्टी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, क्योंकि उनको भी पावर चाहिए और उनका एजेंडा जो था कि इलेक्शन जीतना है, पावर में आना है, वो फुलफिल नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होती है। और यही लॉ है हमारा पॉलिटिक्स का, चाहे किसी भी कंट्री में। अब ये पार्टी जो है ये उनके ओपिनियन से डिफरेंशिएटेड ओपिनियन आइडियोलॉजी शेयर करती है, तो दे मे और मे नॉट कंप्लीटली अग्री और डिसअग्री, कंप्लीटली और पार्शियली। हो सकता है थोड़ी उनसे अग्री और डिसअग्री करे या कंप्लीटली उनसे डिसअग्री करे, और ये एकदम इंडिविजुअल अलग पार्टी बनेगी। अब जब रूलिंग पार्टी अपने आइडियोलॉजीज और अपने फिलोसफीज के हिसाब से लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, तो ऑपोजिशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे अपोजिशन भी आप कह सकते हो इज ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स। बच्चे गवर्नमेंट, सरकार जो भी काम कर रही है, हमारे पास आरटीआई है, हमारे पास ऑप्शन है राइट्स टू इंफॉर्मेशन का, उसके थ्रू हम उनसे हमेशा कह सकते हैं हमें बताओ आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन हम हमेशा करते नहीं है, पर हमारे बदले ये जिम्मा जो है वो ऑपोजिशन अपने आप उठा लेती है। वो हमेशा एक बहुत कीन आई रखती है रूलिंग पार्टी के ऊपर, एक पैनी नजर रखती है, उनको क्वेश्चन करती है, व्हाई डिड यू डू दैट, वेयर डिड दिस गो, वेयर डिड यू यूज द मनी। तो उनके आप कह सकते हो लेक जोक का व्हाटएवर देयर एक्शंस आर बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी। एक बार उनका पैर फिसला तो ऑपोजिशन पार्टी को बहुत बढ़िया मौका मिल जाएगा उनको डिफेम करने का, उनको नीचा दिखाने का, उनको गलत साबित करने का, और सिटीजन्स को कन्विंस करने का कि ये सही नहीं है, मैं सही हूं, है ना। साथ ही साथ जब इतने सारे डिफरेंट व्यूज हैं, तो देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम इन व्हाटएवर पॉलिसीज और लॉज दैट द गवर्नमेंट वुड हैव मेड, या फिर टू बी एबल टू पॉइंट आउट द फेलियर व्हिच प्रोबब्ली दे वुड हैव वार्नड अबाउट टू द गवर्नमेंट। ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, देश का भला हो रहा है, सिटीजन का भला हो रहा है। रूलिंग पार्टी की वाट जरूर लगेगी, अपोजिशन उसके लिए ही है, और रूलिंग पार्टी अगर सही से अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो अपोजिशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एप्ट दिखेगा फॉर द नेक्स्ट टर्म। इसलिए रूलिंग पार्टी को बहुत कॉन्शियसली काम करना होता है कि अपोजिशन को मौका नहीं देना है, दूसरा लोगों की भलाई सही तरीके से करनी है। तो अपोजिशन के फॉर्म में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो करती हैं बहुत सारी मदद और बहुत वैल्यू ऐड करती हैं सोसाइटी में। Then comes the next part which is shaping up of public opinions। बच्चे अभी अभी हमने बात देखी कि सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं और सबके कुछ कंसर्न्स हैं, सबके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सोसाइटी में कई सारे इश्यूज चल रही हैं, कई सारे इश्यूज नहीं हाईलाइट हो रही हैं, कई सारे हाईलाइट हो रही हैं, किसी के बारे में कोई बात कर रहा है, किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ऐसे में हमारे पास लाखों लाख एक्टिविस्ट, मेंबर्स, पॉलिटिकल मेंबर्स, ये सारे लोग भी हैं।
अब ये डिफरेंशिएशन तो है, अब ऐसे में किसी कंक्लूजन पे आना या किसी एक मुद्दे पे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने जो उनका बेसिक पर्पस और जो उनका आइडियोलॉजी और फिलोसफी उसके हिसाब से किसी मेजर प्रॉब्लम को या मेजर प्रॉब्लम्स को पिक करती हैं, उसको लेकर आती है सामने, लोगों के हाईलाइट करती है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करती है, और इन सारे आइडियाज को थ्रू देयर एक्टिविस्ट्स एंड फॉलोअर्स उसको स्प्रेड कराती है इस मैसेज को इन द सोसाइटी। कई बार ये प्रॉब्लम्स विद द स्प्रेडिंग ऑफ दिस मैसेज सॉल्व हो जाती है, कई बार नहीं होती है, तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करती है उन प्रॉब्लम्स की तरफ। दे गेट द पीपल टू फोकस ऑन दीज प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन द सोसाइटी एंड देन फॉर्म देयर ओपिनियंस ऑफ व्हाट शुड रियली बी डन। तो ये काम भी जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ही कर रही हैं। कई बार पार्टीज लॉन्च कर देती हैं मूवमेंट्स, जैसे कि गरीबी हटाओ मूवमेंट लॉन्च हो गया था। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं जिसका लोग हिस्सा बनते जाते हैं और उसके बेसिस पे वो अपने ओपिनियंस को क्रिस्टलाइज करते जाते हैं, कंसोलिडेट करते जाते हैं और फिर बड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे जो सिमिलर चीजों को शेयर करेंगे। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आइडियोलॉजीज अपने लोगों के थ्रू हेल्प किया बाकी लोगों के ओपिनियंस को शेप करने में, जोड़ने में या तोड़ने में। ये भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही है। फिर आता है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। बच्चा, अगर हमारे पास लेट्स से आई हैव द चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट, कैन आई डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द चीफ मिनिस्टर? कैन आई डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द गवर्नर? तो ये मेजर पॉलिसी मेकर्स है, इन्होंने मेजर चेंजेस कर दिए, इन्होंने ही अप्रूव किया, इन्होंने ही आगे बढ़ाया, ठीक है। मुझे किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम होती है, मेरी कुछ जरूरत होती है एज अ सिटीजन, आई कैन नॉट डायरेक्टली रीच देम, दे आर वेरी बिजी पीपल एंड ऑल्सो नॉट सो इजी फॉर एनीवन एंड एवरीवन इन द सिटी, टाउन, कंट्री टू मीट सच हायर अप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन एज अ सिटीजन मेरे कंसर्न्स तो बहुत हो सकते हैं, मुझे मिलना है, इनसे मिल नहीं सकती हूँ, मजबूरी है। तो यहां पे अब सिटीजन और इस नेता के बीच में हमें चाहिए एक लिंक, एक कुछ जोड़, फिलर चाहिए जो उन्हें जोड़ कर रखे। और यहीं पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रोल प्ले करती है। या तो वो ही पार्टी जो कि सीएम साहब के, गवर्नर साहब के, जो भी मतलब ये लोग हैं, वो जिस भी पार्टी से उनका अफिलिएशन है, जो भी आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, या तो उनके पार्टी का काम होगा लिंक बनाकर रखना कि भाई हमारी जनता को जो भी प्रॉब्लम हो तो हमारे लीडर्स को हम बताएं कि हमारी जनता को ये प्रॉब्लम हो रहा है। या अपोजिशन का काम होगा ये कि भाई अगर ये सामने वाली सरकार नहीं सुन रही है तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारा काम कराएंगे। ईदर वे ये पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट मशीनरीज होती हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जिन तक पहुंचना डिफिकल्ट है उन तक हमारी एक्सेसिबिलिटी अवेल कराते हैं, हमें लिंक करते हैं उनसे, मे बी नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, लेकिन जोड़ कर रखते हैं जरूर। ठीक है, अब हम बात करेंगे दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी खास करके पॉलिटिकल पार्टी के बिना नहीं चल सकती? पहले भी डेमोक्रेसी थी, पहले पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा या एट ऑल एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर दुनिया चल रही थी। तो अब आखिर ऐसी क्या जरूरत और मजबूरी आन पड़ी कि हमें तुरंत इस चीज को बदलना है या एकदम एसेंशियल है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू एग्जिस्ट? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी यू एंड आई आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुगेदर। यहीं पे हमें पता चलेगा कि पार्टी ही क्यों चाहिए, इंडिविजुअल से हमारा काम क्यों नहीं चल जाएगा, क्यों पूरी पूरी पार्टी को हम बना रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि नेसेसिटी, जरूरत और द रीजन व्हाई इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, टॉप 2 की तैयारी के लिए आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। बच्चे, कोविड जैसे मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल में पिछले 2 सालों से पीक पे जा रहे हैं और इस साल का हम कुछ कह नहीं सकते। कई सारे लोग आज के डेट में भी वैक्सीनेटेड नहीं है भी तो ये ओमिक्रॉन और डेल्टा प्लस 50 तरह के वेरिएशंस आके हमारे मुंह पे अलग चैलेंज देकर चले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे एग्जाम जो बोले गए हैं सब्जेक्टिव, आखिरी मोमेंट पे भी ऑब्जेक्टिव बना दिए जा सकते हैं। ऐसे में हमारी तैयारी इंटैक्ट, बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि कुछ ऐसा मेजर चेंज भी आए तो हमारी जान ना अटक जाए, हमारी सांसें ना रुक जाए, धड़कन बंद ना हो जाए और हम पैनिक अटैक से मर ना जाए या कॉन्फिडेंस ना लूज कर दे पूरा, जो कि ऑलमोस्ट इज नो लेस देन बीइंग रियली अपसेट और गिविंग अप ऑल योर होप्स इन लाइफ। ये नहीं चाहिए। तो हमारा जो भी इश्यू होगा, जब भी जहां भी पढ़ रहे हैं, जो डाउट्स आते जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, जहां हम अटक रहे हैं डिफिकल्ट, जैसे पार्टिजनशिप नहीं समझ पा रहे, कनेक्शन नहीं समझ पा रहे,
हमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। 9th में क्लाइमेट चैप्टर जैसे कई सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया था, ऐसे ऐसे आपके भी कुछ यूरोप वाला जो चैप्टर था, जैसे हमें नहीं समझ आते बहुत सारी चीजें। हमें लगता है कि कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स मिले तो हम बेटर प्रैक्टिस करके ज्यादा अपने आप को इस चीज से फेमिलियराइज करके बेहतर बन पाएंगे, हमारी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगी। सिलेबस में पीछे ना छूटे कि भाई आखिरी मोमेंट पे पहले आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस किया, आखिरी मोमेंट पे बोल दिया एमसीक्यू है या कॉम्बिनेशन है या क्या है, हालत तो टाइट हो गई। तो अब भाई सिलेबस में भी पीछे थे और रिवीजन प्लान भी नहीं है, तो ये भी आपको कवर करेगा। और आपको चाहे पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड, 10th बोर्ड, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश आपके फेवरेट लैंग्वेज, आपके कंफर्ट लैंग्वेज में अवेलेबल है विद द प्रो क्लासेस विच ऑलवेज ऑलवेज इज लाइव एंड इंटरैक्टिव। बच्चे प्रॉफिट्स और इसके फीचर्स मैंने आपको पहले ही समझा दिए, सारे लाइव सेशन। मतलब अगर आप रीप्ले भी देख रहे हो ना, तो रीप्ले भी आप बोरिंग नहीं है यार, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल नॉर्मल लाइव सेशन की तरह लीडर बोर्ड आता है, क्विजेस आते हैं, मेकिंग इट वेरी इंटरैक्टिव। और ये नॉर्मल सेशंस अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो तो क्विजेस तो वैसे ही बहुत इंगेजिंग रखते हैं सेशंस को। और हर थोड़ी देर पे हमें ब्रेक भी मिलता रहता है कि अच्छा अभी पढ़ा, अभी थोड़ा ब्रेक मिल गया, क्विज से रिवाइज भी कर लिया। क्विज कई बार हमें मदद करता है ये रिफ्लेक्ट करने में कि वो टॉपिक में डाउट है, क्विज के चलते समझ आता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है और इससे हम अपना पूरा सिलेबस करते हैं कवर। पूरा सिलेबस का हैंड रिटन नोट्स भी हमारे लिए होता है अवेलेबल विद द मास्टर टीचर्स एंड अलोंग विद द प्रिंटेड नोट्स व्हिच इज सो अमेजिंग। डाउनलोड करके जिस डिवाइस पे रखना है, इजीली एक्सेसिबल, हमेशा रखना। बट ये कंसर्न है बहुत बड़ा, तो इसका तो एक दूसरा जो है हमने बहुत अमेजिंग लाया है, विच इज द डाउट सॉल्विंग ऐप। यही मैं बोल रही थी कि सिर्फ 850 रुपए में 1 महीने के लिए अवेलेबल है ऐप के साथ सारे फीचर्स। बाकी अगर आपको नहीं चाहिए तो 650 रुपीज में भी है, उस पर बात करेंगे। बट ये डाउट्स जो है अगर हमारे पास ये ऐप नहीं है तो कहाँ सॉल्व होगा? बहुत सिंपल है, सारे सेशंस आपके लाइव हैं, इस आज की तरह प्रीमियर नहीं है। तो अगर सारे सेशंस लाइव हैं तो मास्टर टीचर सामने है, बट यहाँ भी है मास्टर टीचर। फिर डाउट्स कैसे यूट्यूब पे छूट जाते हैं? क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, टीचर एक होते हैं, तो दिक्कत होती है सारे डाउट्स को अकेले रिजॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और क्लास टीचर्स होते हैं जो कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक चैट अलग और डाउट्स पूछने का पैनल अलग है। कितना अमेजिंग अमेजिंग फीचर है ये। अगर आपको डायरेक्टली डाउट पूछना है तो आपके चिट चैट में बाकी लोगों की बातों में आपका डाउट मिस नहीं होगा, खोएगा नहीं, ना आपका जवाब खोएगा। आप सिंपली अलग से जाके डाउट्स पैनल में सवाल पूछो और जवाब लेकर के कर लो डाउट्स को क्लैरिफाई। हर टॉपिक का असाइनमेंट उठाओगे, हर हफ्ते टेस्ट को लेकर जाओगे, उसका मिलेगा डिटेल्ड एनालिटिक रिपोर्ट जो आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट सब समझाएगा। आपको पता होगा फोकस्ड ग्रूमिंग कैसे करनी है। और अगर इन सब के बावजूद लगा कि यार ये टॉपिक तो समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो माइक्रो कोर्सेज बिल्कुल फ्री आपके लिए अवेलेबल है विद द प्रो क्लासेस, जितनी चाहिए उतनी। करना क्या है बच्चे, इफ दिस इज द सेशन, okay, let me just see, yeah, if this is the session that let's just say you're watching, ठीक है, अगर आप मैम का, अंकना मैम का ये सेशन देख रहे हो तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये देखिए दृष्टि के फॉर्म के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे आकर के सीबीएसई टर्म 2 पे करना है क्लिक। आई जस्ट रियलाइज आई प्रोबेबली डिड नॉट स्विच माय वीडियो एंड रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन। हाँ जी, ये देखिए ये सेशन है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे दृष्टि और का फॉर्म लिंक और टेलीग्राम ग्रुप लिंक यहाँ पे सीबीएसई टर्म 2 पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब जब हम टर्म 2 पे क्लिक करते हैं, एक और बार करके देखते हैं क्योंकि ये खुला नहीं, हाँ, तो जब आप क्लिक करोगे बच्चे, लुक एट द 650 रुपीज फॉर नॉट 15 30 डेज, कोड लगाओगे ना ये 30 हो जाएगा, और पूरे टर्म 2 की तैयारी फॉर ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स जस्ट फॉर 10,000 bucks। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर तक ऐसा है, बाकी अगर आप ये नहीं लोगे इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। अगर आपको ये डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप भी चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13,000 के प्राइस पे पूरे टर्म 2 की तैयारी विद डिस्काउंट ऑफ 50% अप टू 2,000 रुपीज। बट ट्रायल पैक देख रहे हो 850, 850 रुपए हमारी पॉकेट मनी होती है, हम सुपर चैट में डाल देते हैं, हम बहुत कुछ में डाल देते हैं, उससे आप 1 महीने का ये बहुत सुपर इंटरैक्टिव अमेजिंग, जहां सुबह 8 से रात 11 तक डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वाले ऐप के साथ आप कर सकते हो लर्निंग। जब लेते हो आप ये सब्सक्रिप्शन तो एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जहां आप देख सकते हो पास्ट, जहां आप देख सकते हो आने वाले सेशंस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिस्टेड दिखते हैं। बच्चे
बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको इसका रिप्ले देखना है तो यहाँ क्लिक करो, नोट्स देखना है तो यहाँ क्लिक करो। रिप्ले पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऐसे रिप्ले आ जाता है हमारे लिए। आप देखो हमने इतने क्विज क्वेश्चंस किए, इतने डाउट्स पूछे गए, 60 सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए गए। रिप्ले में आप देखोगे कि क्विजेस और ये सब बहुत फन रहता है। आपको और असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट नोट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपके लिए सामने नजर आ जाएंगी। अब देखो टर्न टू में चाहे एमसीक्यूज आए, चाहे हमारे आंसर राइटिंग आए, हमारा तो ये प्रैक्टिस से पूरा सॉर्टेड है। नोट्स खोला तो ऐसे खुल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स, है ना। मास्टर टीचर ने जो लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे ये देखिए आपको आराम से यहाँ नजर आएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नोट्स। और ये नोट्स इतने बढ़िया कंसोलिडेटेड, इतने क्वेश्चंस के साथ है कि आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है कि क्यों कंसिडर नहीं करना है ना। तो बाकी आपके ऊपर है। बस ये याद रखना कि कोड जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि कोड अप्लाई नहीं करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 30 डेज नहीं मिलेंगे, सिर्फ 15 दिन का ही ऑफर मिलेगा, ट्रायल पैक का भी। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी इमेजिनेशन करते हैं। ये बढ़िया बढ़िया एग्जाम वगैरह, बोर्ड वगैरह सब देख लिया। एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे कोई पार्टीज नहीं है। यही तो हमारा बड़ा सवाल था ना। हम यही कह रहे थे कि पार्टीज चाहिए क्यों, नहीं होगा तो नहीं चलेगा क्या दुनिया। तो एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, अब पार्टीज नहीं है लेकिन इलेक्शंस तो होने हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक नेशन है। तो इलेक्शंस कैसे होगा? इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो आज के भी डेट में एक आधा खड़े होते हैं, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खड़े होंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आ जाते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है एंड इज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि हर एक कैंडिडेट की अपनी इंडिविजुअल जो है आइडेंटिटी है, अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन है। अब ये क्लब टुगेदर नहीं हुई है और ये सब लोग अपने अपने पर्पस को सर्व करने के लिए ही सिर्फ इलेक्शंस में खड़े होंगे। हो भी जाएंगे तो कलेक्टिवली सारे लोग काम नहीं करेंगे। आप समझो एक स्टेट में अगर मान लीजिए 120 कॉन्स्टिट्युएंसीज है, ठीक है, 120 कॉन्स्टिट्युएंसीज है या 60 कॉन्स्टिट्युएंसीज है, जो भी है। अब इस 60 कॉन्स्टिट्युएंसीज में कोई भी एक पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि ये 60 लोग जो पूरे देश को चलाने, पूरे स्टेट को चलाने वाले हैं। अब इन 60 लोगों में से 2-3 लोगों की ओपिनियन फिर भी मैच कर जाए, बट ओवरऑल लगभग ये सारे लोग किसी अलग चीज को दिमाग में लेकर चल रहे होंगे। यानी कि कोई यूनिटी नहीं है, पूरे स्टेट पे एक ही सिंगल चीज पे लगातार काम नहीं होगा। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उसकी अपनी आइडियोलॉजी, मेरी अपनी आइडियोलॉजी, तो कोई सपोर्ट नहीं होगा। अब जब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों पे काम चल रहा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट ना हो सकता है ये कंप्लीटली फेल भी कर जाए। एवरीवन इज आल्सो ऑन देयर ओन। तो कोई भी कोई वैसे प्रोमिसेस करेगा नहीं, कोई मेजर पॉलिसीज चेंज लाएगा नहीं, लाएगा भी तो इंडिविजुअल लेवल पे लाएगा, दूसरे उससे शायद ना अग्री करे। यानी कि हो सकता है कि अगर कोई पॉलिसी सच में जेन्युइनली वर्क कर रही है तो वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेगी, दूसरे में चलेगी नहीं। गवर्नमेंट बन तो जाएगा लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसकी यूज जो है, उसकी वैल्यू जो है वो अनसर्टन रह जाएगी। कितनी इफेक्टिव होगी वो अनसर्टन रहेगा, क्योंकि सब लोग अकेले के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अकाउंटेबल होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, तो बाकी कहीं भी कुछ हुआ ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो अपने थोड़े से जगह में बढ़िया से काम कर लेगा, लेकिन बाकी स्टेट का भला कैसे होगा? व्हाट अबाउट द अदर्स? कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द कंट्री एज अ होल। और ये तो हम स्टेट की बात करें, जब कंट्री लेवल पे ऐसा आ जाएगा तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे पूरी डेवलपमेंट कैसे होगी और कौन इसका ध्यान रखेगा? ये बहुत बहुत मुश्किल सवाल है और इग्नोर कर दिया गया तो कंट्री बैठ जाएगी, नहीं चलेगी। तो अब हमें समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक आधा जगह सही है, क्योंकि बाद में जब कोई रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में आती है तो वो कैंडिडेट अल्टीमेटली उनके फेवर में आ जाता है या कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर देता है। कुछ कर भी रहा है, कुछ कर भी रहे हैं वो लोग इंडिपेंडेंटली, तो रूलिंग पार्टी थोड़ा इंटरवीन करती है या सलाह मशवरा करती है। बट इंडिपेंडेंट अगर सारे हैं तब तो फिर ऐसी कुछ रहेगी नहीं, ऐसे फ्रैगमेंटेड सी सोसाइटी बन जाएगी। नाउ दैट इज अगेन प्रॉब्लम, है ना, वो भी दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसीलिए हमें समझना है कि हमें क्यों चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी क्या है। बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स भी जो है वो आराम से आकर के पार्टीज के बिना कर सकते हैं।
तो यही काम हम विलेजेस में कम से कम कर सकते थे। विलेजेस में तो ऐसा बिल्कुल हो सकता था, बट विलेजेस में भी ऐसा नहीं होता है। जब वहां पे भी ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शंस चल रहे होते हैं, तो पूरी जो गांव होती है ना, वो सेक्शंस में, फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक डिविजन आ जाता है, और हर एक डिविजन से एक पैनल ऑफ मेंबर्स दिया जाता है कि ये कुछ हमारे 5 नाम है, इनमें से देख लो क्या करना है। तो पार्टी भी तो यही कह रही है कि हमने पैनल दे दिया है, आप इसमें से देख लो, इनको वोट दे दो। तो अगर इतनी आसानी से चल जाता काम, तो हम विलेजेस में कम से कम कर लेते। अब आप सोचोगे मैम, जब ऊपर नहीं चला है तो विलेजेस में क्यों चलेगा? विलेजेस का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? मैं बता रही हूँ क्यों ले रही हूँ। बच्चे, हमारी सोसाइटी एट प्रेजेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारी सोसाइटी एट प्रेजेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारी चीजों की वजह से सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं ओपिनियंस में, डिमांड्स में, इन सारी चीजों में, है ना। तो अब पार्टी आकर के इसको कंसोलिडेट करके एक पैनल के थ्रू, एक कुछ सर्टेन मेंबर्स के थ्रू सीधा ऑफर कर देती है कि भाई हमें ये चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पहले कुछ लोग थे, पहले लोग बहुत कम थे हमारी दुनिया में, तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोग खुद से ही डिसाइड करते हैं, जो कि हम इनफैक्ट कहते थे कि विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे आज के डेट में भी होता है, क्योंकि वहां लोग कम है तो वो डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं, पंचायत मिलती है, डिसाइड करती है। लेकिन बड़े शहरों में अब जो हम यूज करने लग गए हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि आप करते हो वोट, उस वोट से आप इलेक्ट करते हो एक मेंबर को जो आपको रिप्रेजेंट करेगा एज अ सिटीजन। आप अपने पावर्स उस वोट के साथ उस इंसान को दे देते हो, रिप्रेजेंटेटिव को। अब उसके पास सारे पावर्स आ गए उन सारे वोट्स के थ्रू जो जनता ने उन्हें दी है, कि उन्हें कितना काम करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, क्या डिसीजन लेना है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ। पर हम कह रहे हैं कि ये इसके बिना फंक्शन नहीं कर सकता, क्या नेसेसिटी नहीं है। तो हमने कहा कि क्योंकि इतने लोग हैं इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म चूज किया है। तो हम विलेजेस का एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तो लोग कम है, यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल सकती है। उसके बावजूद आज के डेट में भी विलेजेस में ये चीज नहीं हो रही है, क्योंकि वहां भी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट जस्ट 20-30 पीपल, 100-500 लोग भी हो जाते हैं तो बहुत सारा डिफरेंशिएशन आ जाता है ओपिनियन में, सबको साथ में मैनेज करना हो जाता है डिफिकल्ट। तो वो भी अपना कुछ पैनल दे देते हैं कि भाई ये कुछ हमारे चंद लोग हैं, इनमें से सेलेक्ट करो। जो सेम सिस्टम पार्टी भी यहाँ पे अप्लाई कर रही है, जो सेम सिस्टम पार्टी भी यहाँ पे अप्लाई कर रही है। ठीक है, हर एक जो फैक्शंस डिवाइड होंगे वो सब कुछ लोग पैनल देंगे, वहां से कैंडिडेट से चूज करना है। यानी कि जब उतने छोटे से भीड़ में नहीं हो पा रहा है तो इतने बड़े भीड़ में कैसे होगा। तो पार्टी तो चाहिए ही चाहिए इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, जहां इतनी वेरिएशन है, डिफरेंट व्यूज हैं, गवर्नमेंट अलग सोच रही है, अपोजिशन अलग सोच रही है। तो इसीलिए पार्टी सबसे पहले तो इसलिए जरूरी है। दूसरा, हमें चाहिए कि ये जितने भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए कि इलेक्शन कराना है, गवर्नमेंट चलाना है, सरकार बनानी है, सबको यूनिफॉर्मली हर जगह जो है भला करना है, ये कैसे होगा अगर हमने पार्टीज बनाई नहीं। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की वजह से कैसे फ्रैगमेंटेशन रहेगी, और फिर पूरे देश को या पूरे स्टेट को कौन चलाएगा। यूनिटी नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म लॉज एंड पॉलिसीज नहीं रहेंगे, और ऐसे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसे डेवलप करेंगे, कुछ जगह पे वॉर चल रहा होगा इंटरनली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ ये भी है that political parties help in representing different views on various issues to the government। देखो बच्चे, हम बोल रहे हैं कि पार्टी लगभग सिमिलर काइंड्स ऑफ व्यूज को कंसोलिडेट कर देती है, लेकिन एक पार्टी के अंदर मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, तो दो पर्पस सर्व कर रही है पार्टी। एक तो अलग अलग जितने ओपिनियन थे उन सबको कंसोलिडेट किया। अब जब एक बार मेंबर्स आ गए बहुत सारे एक पार्टी के विदिन, एक पार्टी के अंदर ही, तो उनमें इंटरनली भी डिफरेंशिएशन, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड परसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोच आएगा। सब कोई अलग अलग बातें करेगा। तो अब इन डिफरेंसेस को भी वो रिजॉल्व करने के चलते एक ज्यादा यूनिफॉर्म पॉलिसी या डिसीजन लेंगे जो मैक्सिमम जनता को कवर अप करेगी, विच इज वेरी बेनिफिशियल। अगर ये इंडिविजुअल होता तो वो डिसाइड करता और जो से सही लगता वो उसे कर देता, बहुत से बहुत 2, 4, 10, 20 लोगों से बात करता, हजारों, 10,000 लोगों से, लाखों लोगों से बात नहीं करता। और ये पार्टी अचीव कर पाती है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग विद इन द पार्टी है और आउटसाइड भी जो भी थोड़ा बहुत एसोसिएट करा उन सब लोगों का भला, क्योंकि उन्होंने चुना इस पार्टी को मैक्सिमम और मेजॉरिटी लोगों की
जो ओपिनियंस है या जो एस्पिरेशंस है वो कवर अप हो पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। साथ ही साथ वो लेकर आते हैं वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स को ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो गवर्नमेंट के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, इंडिपेंडेंट लोग चिल मारेंगे, जब सारे लोग इकट्ठे आएंगे, इतने लोग, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके ओवरऑल बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्योंकि बच्चे अगर इनमें से एक भी कह देता ना कि मुझे तुम लोगों की बात नहीं सुननी है, तो अगली बार वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से या तो उसे पार्टी टिकट ही नहीं देगी या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही आ जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे तुमने डुबा दिया। आप समझ रहे हो? तो सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक साथ काम करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर they work as mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them। अपोजिशन पार्टी अपोज करेगी, या अगर कुछ और ऑफर कोई और चीज पे बात हो रही है उस पर अगर रूलिंग पार्टी भी अग्री नहीं करती है तो उसे अपोज करेगी। तो गवर्नमेंट को बचाना, चलाना, साथ में सही चीजें करना, ये सब कुछ पार्टी मिलकर साथ साथ करती है। And with this, they fulfill the need of every representative that government has. And because every representative is representing a different whole set of people somewhere in the society, तो उन सारे अलग अलग लोगों को विद द पार्टी कंसोलिडेट कर आप उनके एस्पिरेशंस को, उनके डिमांड्स को एज अ सिटीजन कर पाते हो ज्यादा वेल एड्रेस। इसीलिए इंडिपेंडेंस से एनी डे बेटर है पार्टीज, और पार्टीज भी इसलिए क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटीज इन द सोसाइटी को हमें एड्रेस केटर करना है अच्छी तरीके से। तो बच्चे इसी के साथ हम देख लेते हैं, हमने आज के टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं। होमवर्क क्वेश्चन, Which party is leading opposition mind you, in the country in 2021? तो जैसा आपको लगेगा कि मैम अपोजिशन लीडिंग, तो बच्चे होता क्या है कि अपोजिशन वो सारी पार्टीज होती हैं जो रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो सब दे वांट टू टेक देम डाउन, दे वांट टू कम इन पावर, तो अपोज करिए, इनका कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, सबको पावर चाहिए। लेकिन अपोजिशन में भी जो सबसे ज्यादा सीट सिक्योर करके वहां है वो उन अपोजिशन का लीडर्स बन जाती है। अब वो चाहे आपस में भले डिसएग्री करें, लेकिन जब वो रूलिंग पार्टी के साथ खड़ी होंगी तो सब एक साथ उसको क्रिटिसाइज करने, क्वेश्चन करने, जस्टिफिकेशन मानने खड़ी होंगी। तो हमारे 2021 की लीडर जो है अपोजिशन की कौन है? बीजेपी, आईएनसी, जेडीयू और आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स? कौन से देश में ऐसा होता है? इंडिया में, यूएस में, दोनों में, या किसी में भी नहीं? बच्चे एक बात बता दो, एक जगह पे पार्टीज के सारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं और दूसरी जगह पे जो लीडर्स हैं वो ही सारा डिसीजन मेक करते हैं। ये आपने देखा है, लीडर्स ही डिसाइड कर देंगे कि हमने कह दिया यही सही है, बाकी पार्टी मेंबर्स की बात उतनी नहीं सुनी जाती है। हाउएवर इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि ये सही है या नहीं है कि सिर्फ लीडर्स ने डिसाइड कर दिया, क्या बाकी लोगों की बात सुनना नहीं सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता? इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या सिनेरियो है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गुड और बैड फॉर पार्टी और नॉट इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे अगले आने वाले सेशंस में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो सेशंस की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अब आपका बैच शुरू हुआ है पिछले मंडे को, 27 दिसंबर को एक्चुअली। तो आप प्लीज इफ यू डू आर कंसिडरिंग ऑफ ज्वाइनिंग दिस, मेक श्योर 650 रुपए में कुछ नहीं तो एक महीने के लिए, या फिर इफ यू वांट द डाउट ऐप एज वेल तो 850 रुपीज में। बाकी हमें पता है 10,000 में हमारी पूरी टर्म 2 की तैयारी हो रही है और 13,000 में विद द डाउट सॉल्विंग ऐप। कोड वही है एंड प्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही। बाकी बच्चे आप दृष्टि बैच ज्वाइन कर रहे हो, कोई क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, व्हाटएवर, everywhere this code will work and everywhere you get the discount, but only till 3rd Jan। तो अगर ये डेट पार हो गई तो ये कोड से ज्यादा मैजिक नहीं होगा, तो उसका भी ध्यान रख लेना। Now with this I'm going to end the session. Thank you so much. If you enjoyed the session, please make sure to like, please make sure to share, and please also make sure to subscribe to the channel ताकि आपकी जो आने वाले सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन not just for social science, all the other subjects also miss ना हो जाए। Along with that, please make sure to tell me in the comment section how did you like the video. क्या कुछ डाउट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में? कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है, जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हो, उसको भी जरूर बताना। एंड डेफिनेटली मेक श्योर टू आंसर द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज लीडर बोर्ड पे नाम नहीं आएगा तो वो जरूर कर लेना। इसके अलावा मिलते हैं अगले सेशन में। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू हैव अ गुड वन, एन अमेजिंग स्टार्ट एंड ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द ईयर। सो ऑल द बेस्ट।
Bye, guys. Adieu. Take care. Have adios. Take care and have a great day ahead. Bye bye. Stay home. Stay safe.